बच्चों, इससे पहले हमने पाठ 9 का अध्ययन किया था वचन का। आज हम पाठ 10 का अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण में। तो ये कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है हिंदी व्याकरण की, और आज अध्ययन कर रहे हैं हम कारक का। तो बच्चों, कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम को आपस में एक दूसरे से जोड़ने का जो माध्यम होता है वो उसे कहते हैं हम कारक। तो कारक व्याकरण की वह कड़ी है जिसके माध्यम से प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ संबंध जुड़ता है। देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिखाए गए हैं ना। नेहा ने कमीज सिली, तो नेहा ने, तो ने और कमीज को नेहा से जोड़ दिया। मोहित को पुरस्कार मिला, तो मोहित को प्रथम पुरस्कार मिला, तो मोहित को प्रथम, यानी कि को ने जो है पुरस्कार से मोहित को जोड़ दिया। तो मोहित से पुस्तक खो गई, तो यहाँ पे पुस्तक से मोहित को किसने जोड़ा है? से ने। इसके बाद देखिए, माँ ने आशीष के लिए चॉकलेट मंगाई, तो किसने मंगाई चॉकलेट? माँ ने। और किसके लिए मंगाई? आशीष के लिए। तो अब माँ से आशीष को किसने जोड़ दिया चॉकलेट को? के लिए। रिमझिम की फ्रॉक सुंदर है, तो फ्रॉक किसकी सुंदर है? रिमझिम की। तो की आ गया यहाँ पर, है ना। तो बच्चे छत पर पढ़ रहे हैं, तो बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? छत पर। तो बच्चों और छत को और क्रिया से किसने जोड़ा? पढ़ने। तो यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े? कारक के द्वारा। तो देखो, एक जगह ने है, दूसरी जगह को है, तीसरी जगह से है, उसके बाद के लिए, की, पर। तो ये सब क्या है? ये है कारक चिन्ह जो क्रिया और संज्ञा को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं कारक। तो चलिए अब देखिए कारक के भेद। तो मुख्यतः कारक के कितने भेद होते हैं? देखिए यहाँ पर कितने भेद हैं। मुख्यतः कारक के 8 भेद होते हैं। तो 8 भेदों में कौन कौन से हैं? एक कर्ता कारक है, दूसरा कर्म कारक है, तीसरा कर्ण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है और संबोधन कारक है। तो ये सब क्या हैं? ये हैं कारक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थे कारक। अब देखिए इनकी विभक्ति कैसे होती है, यानी कि ये किस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं। तो कर्ता की विभक्ति क्या है? ने। और ये क्रिया को करने वाला, यानी कि जो क्रिया को कर रहा है वह क्या है? कर्ता। यानी कि यहाँ पर मैं क्रिया कर रही हूँ, तो मैंने आपको पढ़ाया, तो यहाँ पे ने विभक्ति, ने है ना चिन्ह परसर्ग। तो हरि ने दौड़ लगाई, तो दौड़ किसने लगाई? हरि ने। तो कर्ता कौन है? हरि। कर्म। कर्म का मतलब होता है जिस पर क्रिया का फल पड़े, तो जिस पर भी क्रिया का फल पड़े वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कर्म। यहाँ पे देखिए क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, तो किसको मारा? मेघनाथ को। तो को है यहाँ पे विभक्ति। तो करण, करण का चिन्ह क्या है? से, के द्वारा, यानी कि जब किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, जो साधन होता है, तो वही यहाँ पर करण कारक होता है। तो वह साधन जिसके द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है, यानी जिसके द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है वही क्या है? करण कारक। तो वह बस के द्वारा दिल्ली पहुंचा, तो बस के द्वारा, तो यहाँ पे क्या हो गया? बस वह साधन है जिसके द्वारा वह दिल्ली पहुंचा। अब आगे देखिए संप्रदान कारक। संप्रदान का मत होता है जिसके हित में के लिए क्रिया हो, यानी कि क्रिया जिसके लिए की जा रही हो। तो इसका चिन्ह क्या है? के लिए और को। तो उसने भाई के लिए फल तोड़े, तो उसने भाई के लिए, तो फल किसके लिए तोड़े? भाई के लिए। तो यहाँ पे क्या है? भाई, यानी कि के लिए, इसका जो है चिन्ह है के लिए। अब देखिए अपादान। अपादान का अर्थ होता है जब कोई चीज किसी से पृथक होती है, अलग होती है, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? अपादान कारक का। तो जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक। तो देखिए प्रयोग इसका, आकाश से तारा टूटा, तो तारा कहाँ से टूट रहा है? आकाश से, यानी कि कोई चीज जब अलग होती है, जैसे पेड़ से पत्ता टूटा, बस से यात्री नीचे उतर गया, तो ये सब क्या है? जहां पर से हो, अलग होने के लिए, तब होता है अपादान कारक। तो समझ में आ गया। अब है संबंध। संबंध का मतलब होता है जब कोई चीजों के बीच में संबंध पैदा करता है। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, तो इसके बहुत सारे चिन्ह होते हैं। तो क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से संबंध बताने वाला, क्रिया के अतिरिक्त जो अन्य पद होते हैं उनसे जो संबंध बताने वाला होता है उसे कहते हैं संबंध कारक। जैसे श्याम की छतरी खो गई, तो छतरी किसकी खो गई? श्याम की। तो यहाँ पे क्या है? की। तो की है संबंध, यानी कि श्याम और छतरी के बीच में संबंध कौन पैदा कर रहा है? की। तो समझ में आ गया संबंध कारक। इसके बाद है अधिकरण। अधिकरण का अर्थ होता है क्रिया का स्थान, जहां पर क्रिया हो रही है। तो अधिकरण में देखिए इसके चिन्ह क्या है? में और पर। तो इसका प्रयोग देखिए, मेज पर घड़ी है, तो घड़ी कहाँ है? मेज पर, यानी कि मेज के ऊपर घड़ी है।
तो स्थान हो गया ना क्रिया का, तो क्रिया कहाँ पर हो रही है, मेज के ऊपर, तो यहाँ पे मेज पर घड़ी है। तो इसके बाद देखिए संबोधन, जब हम किसी को पुकारते हैं बुलाते हैं तो वहाँ पे कौन से कारक का प्रयोग होता है, संबोधन कारक का। और जिसके चिन्ह है हे अरे, तो किसी को संबोधित करते हो तो हे अरे जो बोलते हो। तो जिस संज्ञा को संबोधित किया जाए यानी कि जिससे हम संज्ञा को संबोधित करते हैं उसी को संबोधन कारक कहते हैं। तो इसका चिन्ह देखिए, अरे कौन रो रहा है, हम बोलते हैं ना अरे कौन आया है, अरे कौन जा रहा है, अरे कौन रो रहा है, हे इधर आओ, तो ये सब क्या है, ये है संबोधन कारक। अब देखिए अब हम जो है इसको पढ़ेंगे पूरी तरीके से। तो कर्ता, कर्ता की विभक्ति क्या है, ने। कर्ता अर्थात काम करने वाला, तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी कि जिससे क्रिया का बोध हो रहा है कि क्रिया कौन कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक। तो कर्ता कारक की विभक्ति ने है। कभी कभी कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, प्राय वर्तमान काल तथा भविष्यत काल में इसका लोप हो जाता है। यानी कि यदि वर्तमान काल चल रहा है और भविष्यत काल चल रहा है तो इस विभक्ति का लोप हो जाता है। तो कर्ता कारक के कुछ उदाहरण इस प्रकार से, माणिक ने अपना काम समाप्त कर लिया, दीपक ने पुस्तकें वापस कर दी, भारत मैच जीत गया। तो यहाँ पे ने नहीं है ना, लेकिन फिर भी भारत ने मैच जीता ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, भारत मैच जीत गया। लेकिन ये कौन सा है, ये कर्ता कारक के अंतर्गत ही आता है। तो समझ में आ गया, ने का लोप कहाँ पर हुआ, यहाँ पर हो गया। तो आपने देखा कि अंतिम वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में कौन, क्या, किसने आदि प्रश्न जो है पूछकर कर्ता की पहचान की जाती है। तो समझ में आ गया कर्ता की पहचान कैसे की जाएगी। अब है कर्म कारक। तो कर्म कारक की विभक्ति क्या है, को। तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कर्म कारक। अब देखिए कर्म कारक के उदाहरण क्या है, कर्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, तो किसको उपदेश दिया, अर्जुन को। तो को विभक्त पर वो है विभक्ति। हम मैच देख रहे हैं, तो यहाँ पे को विभक्ति का लोप हो गया, जैसे कि ऊपर लोप हुआ ने विभक्ति का, यहाँ पे को का लोप हो गया। लेकिन क्या है, उदाहरण जो है कर्म कारक का ही है। मम्मी बच्चों को दूध दे रही है, तो मम्मी किसको दूध दे रही है, बच्चों को। तो समझ में आ गया कौन सा कारक है, कर्म कारक। तो कर्म कारक की जो है पहचान संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आए परसर्ग को से होती है। तो समझ में आ गया किससे पहचान होती है, को से होती है। परंतु वाक्य में कर्म कभी बिना परसर्ग के भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम मैच देख रहे हैं, तो यहाँ पे बिना परसर्ग के ही प्रयुक्त हुए हैं। तो कहीं कहीं पर ये भी जैसे कर्ता कारक में नए प्रयुक्त नहीं होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी को कभी कभी प्रयुक्त नहीं होता है। तो ऐसे वाक्यों में कर्म की पहचान के लिए क्रिया क्या लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे मम्मी बच्चों को क्या दे रही है, तो दूध दे रही है। तो समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए कर्म दो तरह के होते हैं। तो कर्म कितने तरह के हुए, दो तरह के। पहला प्राणीवाचक और दूसरा अप्राणीवाचक। यानी कि प्राणीवाचक में गौण कर्म होता है और अप्राणीवाचक में मुख्य कर्म होता है। तो प्राणीवाचक कर्म में जो है को परसर्ग का प्रयोग होता है और अप्राणीवाचक कर्म में को परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। तो समझ में आ गया आपको। अब चलिए करण कारक से के द्वारा। तो इसका क्या होता है, विभक्ति से के द्वारा। तो कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए, करण कारक के जो कुछ उदाहरण, राधा ने फूलों से रंगोली बनाई, दर्जी ने कपड़े से थैला बनाया, आदित्य गेंद से खेल रहा है। तो क्या परसर्ग है, से के द्वारा। यानी कि जो भी कार्य किसी के द्वारा हो रहा है, जिससे हो रहा है, वही क्या होता है, वही है हमारा करण कारक। तो इसका परसर्ग से और के द्वारा है। तो इसका परसर्ग क्या है, से और के द्वारा। तो करण कारक की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्दों के साथ किससे और किसके द्वारा शब्द लगाकर प्रश्न किया जाता है। इन प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वे करण कारक होते हैं। यानी कि वही जो उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या कहलाता है, करण कारक। अब इसके बाद देखिए संप्रदान कारक। तो के लिए और को। तो कर्ता जिसके लिए कार्य करता है और जिसे कुछ देता है उस भाव को बताने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। तो समझ में आ गया संप्रदान कारक क्या है।
तो संप्रदान कारक के कुछ उदाहरण, माँ ने ऋचा के लिए गुड़िया खरीदी। तो माँ ने किसके लिए गुड़िया खरीदी? ऋचा के लिए। छात्रों ने अपनी अध्यापिका को फूल दिए। तो छात्रों ने किसको फूल दिए? अपनी अध्यापिका को। चाचू ने आंसू के लिए कपड़े खरीदे। तो चाचू ने किसके लिए कपड़े खरीदे? आंसू के लिए। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह को के लिए हेतु हैं। तो ये सारे इसके क्या हैं? ये हैं इसके विभक्ति चिन्ह, जिनके द्वारा हमें पता चलता है कि कारक संप्रदान है। तो संप्रदान कारक की पहचान के लिए वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया शब्दों के साथ किसको, किसके, किसके लिए, किस हेतु शब्द लगाकर प्रश्न किया जाता है। इन प्रश्नों के जो भी उत्तर होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं संप्रदान कारक के। तो समझ में आ गया संप्रदान कारक क्या होता है। अब देखिए अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है किसी भी चीज से अलग होना। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु दूसरे से अलग होने और दूरी बताने, सीखने, तुलना करने, डराने तथा लजाने आदि के भाव का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपादान कारक। तो समझ में आ गया अपादान कारक क्या होता है। अपादान कारक के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। सबसे पहले है किसी चीज से अलग होने के लिए। तो पत्ता पेड़ से गिरता है। तो पत्ता कहाँ से गिर रहा है? पत्ता गिर रहा है पेड़ से, तो अलग हो रहा है ना, दूरी बताने के लिए। नेहा कुछ ही देर में जनकपुरी से हरिनगर पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे क्या है? जनकपुरी से हरिनगर की दूरी बताई गई है। अब है तुलना करने के लिए। सपना मीनाक्षी से ज़्यादा व्यवहार कुशल है। तो यहाँ पे किसकी तुलना किससे गई है? सपना की मीनाक्षी से। तो डरने से मैं अजनबी को देखकर डर गई। तो अजनबी से किससे? डरने के, यानी कि वो किसको देख के डर गई? अजनबी को देखकर। तो लजाने, यमुना तट पर कान्हा से राधिका जी लजा गई। तो राधिका जी किससे लजा गई? कान्हा से। तो समझ में आ गया लजाने के लिए। तो ये क्या था? ये है हमारा अपादान कारक। अब देखिए अपादान कारक के परसर्ग से होता है। तो इसमें कौन सा परसर्ग इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? से। तो अपादान कारक की पहचान के लिए वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया शब्दों के साथ कहाँ से, किससे शब्द लगाकर प्रश्न किया जाता है। यानी कि ये शब्द लगाकर क्या किया जाता है? प्रश्न किया जाता है। इन प्रश्नों के जो उत्तर आते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं अपादान कारक। तो समझ में आ गया अपादान कारक क्या होता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, करण कारक और अपादान कारक दोनों की विभक्ति से होती है, पर दोनों में अंतर होता है। करण कारक का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है और अपादान कारक का प्रयोग कारक से का प्रयोग अलग होने, यानी कि एक तो साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है लेकिन दूसरा अलग होने पे। तो देखिए यहाँ पे इंदर पेन से लिखता है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रयोग हो रहा है किसी चीज का। हिमालय से गंगा निकलती है और वहां से अलग हो रहा है। तो दोनों में यही अंतर होता है, एक जुड़ता है और दूसरा अलग होता है। अब देखिए संबंध कारक। संबंध तो सभी को पता है, जो भी चीज किसी की होती है उसमें का, के, की, रा, रे, री, तो संबंध कारक का प्रयोग होता है। तो देखिए इसको कैसे परिभाषित करेंगे। संज्ञा के जिस रूप से उसका वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञाओं अथवा सर्वनामों से आपसी संबंध का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम संबंध कारक। अब देखिए संबंध कारक के कुछ उदाहरण। मीरा की सहेली ने पुरस्कार जीता। तो किसकी सहेली है? मीरा की। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है? की। मेरा घर पास में ही है। तो में से बीच में क्या है? संबंध में। यह भाभी की साड़ी है। तो किसकी साड़ी है? भाभी की। तो समझ में आ गया। अब देखिए इसके चिन्ह कौन से होते हैं? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। तो ये सब क्या है? ये हैं संबंध कारक के चिन्ह। तो संबंध कारक की पहचान के लिए वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों के साथ किसका, किसकी, किसके, यानी कि प्रश्नवाचक जो होते हैं वो लगाकर, शब्द लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। इन प्रश्नों के जो उत्तर प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? संबंध कारक। तो समझ में आ गया संबंध कारक। अब इसके बाद है अधिकरण। अधिकरण का अर्थ होता है में या पर। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के अवसर, आधार, स्थान और समय का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। आकाश में तारे चमक रहे हैं। तो तारे कहाँ चमक रहे हैं? आकाश में। तो यहाँ पे किस परसर्ग का इस्तेमाल किया गया है? में। छत पर कपड़े सूख रहे हैं। तो छत पर क्या हो रहा है? कपड़े सूख रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा परसर्ग है? पर। फल टोकरी में है। तो स्थित है ना कहीं पर? में है। तो में क्या है? अधिकरण कारक का परसर्ग। इसके बाद इसके देखे चिन्ह क्या होंगे? में तथा पर अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह हैं। तो इसके विभक्ति चिन्ह क्या है? में और पर। क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न पूछने पर जो भी आपको उत्तर प्राप्त होगा वो क्या होगा? अधिकरण कारक।
अब है संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है? जिस संज्ञा शब्दों से के प्रयोग किसी को बुलाने, पुकारने अथवा संबोधित करने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संबोधन कारक। तो समझ में आ गया संबोधन कारक की विभक्ति क्या है? हे, अरे। तो संबोधन कारक के कुछ उदाहरण, तो अरे नेहा यह तुमने क्या किया। तो अरे नेहा है ना, यहाँ पे देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो जहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है वहाँ पे ज़्यादातर संबोधन कारक होता है। हे भाई जरा रास्ता बताना, बच्चों पंक्ति बनाकर चलो। तो सब जगह देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो ज़्यादातर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग संबोधन कारक में ही होता है। तो समझ में आ गया। तो जहाँ पर भी विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा तो वहाँ पर क्या होगा? संबोधन कारक होगा। हे, अरे आदि संबोधन कारक के परसर्ग हैं। ये वाक्य में संज्ञा शब्दों के सबसे पहले प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि संबोधन कारक हमेशा संज्ञा वाक्यों से पहले प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा? संबोधन कारक होगा, उसके बाद वाक्य प्रारंभ होगा आपका। तो कारक के साथ सदैव विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। यहाँ पे देखिए सभी में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसी तरीके से यहाँ पर हर जहाँ पर भी संबोधन कारक होगा वहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो संबोधन कारक का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता है, तो क्रिया के साथ इसका संबंध कोई नहीं होता है, बल्कि संबोधन से होता है। अब देखिए विशेष, इस कारक में संबोधन करने के लिए जब बहुवचन शब्दों जैसे भाइयों, बहनों, श्रोताओं और बच्चों का प्रयोग किया जाता है तो उसमें अनुस्वार नहीं लगाया जाता। तो समझ में आ गया, जब बहुवचन में क्रिया की जाती है तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इस चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया? इस चैप्टर में हमने स्टडी किया कारक। तो यहाँ पे देखिए, आओ अब तक क्या सीखा? तो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संबोध, उसे हम कहते हैं कारक। अब देखिए कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। प्रत्येक कारक की क्या होती है? एक विभक्ति होती है जिसे परसर्ग कहते हैं। तो विभक्ति को क्या कहते हैं? परसर्ग। तो समझ में आया। तो इस चैप्टर में हमने स्टडी किया कारक। तो कारक क्या करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनको हम कहते हैं कारक। आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।